स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन जो होगा हमारा सीडीपी का सेट मॉडल सेट 5 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल सेट कर लिया है और इस सेट के माध्यम से हम लोग दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे ताकि हम लोग का जो प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपका सीडीपी क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी तरह के टेट एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं, चाहे वो सी टेट हो या जे टेट हो। ये जो प्रश्नों का सेट मैं लेकर आई हूँ दोस्तों, ये आपके लिए एकदम बेस क्लियर करने वाला प्रश्न है। अगर आप इसे 22 सेट अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से आप किसी भी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे आपका एस टेट हो या सी टेट हो, जे टेट हो, जो भी हो आपका, आप उसे आराम से कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। आपका प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को देखा जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए, वो आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है और आपसे उत्तर पाने की कोशिश की जा रही है। पहला आपका ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। दूसरा है विद्यालय जीवन में समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में। डी में है आपका शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षार्थियों का आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन की ओर संकेत करता है। आपका ऑप्शन है अपने सीखने के स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। यह कह रहा है कि जो विद्यार्थी है वो सीख रहे हैं उसका स्वयं से किस तरह से आकलन कर लेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तीसरा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। आपका चौथा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। अगर विद्यार्थियों में दोस्तों आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन है तो वो आपको संकेत दे रहा है कि उसमें स्व अनुशासन और नियंत्रण की मात्रा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। सीखना जो कथन है किस ओर अंकित करता है, लर्निंग। आपका ऑप्शन है दोस्तों बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। दूसरा आपका ऑप्शन दिया सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट ऑप्शन है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल गलत है, होता है। संवेगात्मक कारक सीखने पर प्रभाव डालता है। आप में जो भय है, खुशी है, ईर्ष्या है, लगाव है, ये आपका सीखने के चरण में प्रभावी होता है, प्रभाव डालता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। आपका है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। त्रुटि करने से यह नहीं होता कि बच्चे सीख नहीं रहे। अगर त्रुटि हो रही, गलतियां हो रही तो बच्चे सीख रहे हैं, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करे। ये बिल्कुल सही है। सीखना हम उसी को कहते हैं जब वातावरण उसके अनुकूल हो और उसके संवेगात्मक रूप को पॉजिटिव बनाए और उसके दिलो दिमाग को संतुष्ट करे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई की नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा, 3 आपका लक्षण पठन कठिनाई की होगी। पहला आपको ऑप्शन दिया है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई, तो ये बच्चों में होती है पठन कठिनाई में। दूसरा है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये भी बच्चों में होती है छोटे शिक्षार्थी में। तीसरा आपका है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो ये भी छोटे शिक्षार्थी में होती है। और आपका डी ऑप्शन है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये छोटे शिक्षार्थी में नहीं होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से किस दार्शनिक का विचार है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद व्यावसायिक
दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। तो ये विचार है दोस्तों प्लूटो का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बाल विकास के संबंध निम्न में कौन सा परंपरागत विश्वास या प्रचलित भ्रांति पर आधारित है। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास का जो संबंध है उसके बारे में परंपरागत विश्वास जो है वो किस पर आधारित है। परंपरागत विश्वास या प्रचलित भ्रांति, तो पहला है वंशानुक्रम, बिल्कुल वंशानुक्रम पर आधारित है। यौन भेद, इस पर भी आधारित है कि लड़का लड़की का अलग अलग विकास होगा, ये आपका जो है परंपरागत विश्वास या प्रचलित भ्रांति पर है। और तीसरा है बुद्धि, तो ये तीनों आपका परंपरागत विश्वास पे आधारित है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, किसका मत है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक, बालकों में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक होती है और बालकों में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। यहाँ दो आपके क्वेश्चन है, दो मत हैं आपके कि यह मत किसका है, कि बोल रहा है बालिका में स्मृति की योग्यता अधिक होती है याद रखने की, और जो लड़के होते हैं बालक होते हैं उसमें कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, यानी ज़्यादा देर तक वो कार्य कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किनर। ये मत जो है स्किनर का है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। बालक की विशिष्ट शब्दावली में निम्न में से कौन से क्षेत्र से शब्द नहीं होते हैं। विशिष्ट शब्दावली में बोल रहा है कौन से क्षेत्र से शब्द नहीं होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है रंगों से संबंधित शब्द नहीं होते, यानी आपका एक होगा और तीन आपके उससे संबंधित होंगे। तो रंगों से संबंधित शब्द है, दूसरा आपका ईमानदारी से संबंध शब्द, फिर तीसरा है संख्याओं से संबंधित शब्द, और चौथा आपका है समय संबंधी शब्द। तो रंगों से संबंधित शब्द होते हैं, ईमानदारी से संबंधित शब्द नहीं होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्षात्मक विकास का निर्धारक तत्व है। आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला परिपक्वता का प्रभाव, दूसरा है अभिप्रेरण का प्रभाव, तीसरा अधिगम का प्रभाव, चौथा आपका उपयुक्त सभी। तो प्रत्यक्षात्मक जो विकास का होता है वो देखिए ये परिपक्वता का भी प्रभाव होता है और अभिप्रेरण का भी होता है। प्रेरित कैसे हो रहे बच्चे, परिपक्वता का जो उसमें प्रभाव भी झलकता है और सीखने का भी, अधिगम का भी प्रभाव दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किस मनोरचना में बालक अपने से कम आयु के बालकों जैसे व्यवहार कर अपने संवेगात्मक तनाव को दूर करता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए शमन, बी है विस्थापन, सी में आपका दिया अध्यवसाय और डी में है प्रतिगमन। तो जो बच्चे होते हैं अपने से कम आयु के बालकों जैसा व्यवहार करके अपना वो जो संवेगात्मक तनाव दूर करते हैं वो होता है प्रतिगमन। प्रतिगमन मनोरचना के कारण ही ऐसा करते हैं क्योंकि वो पहले की अवस्था में जाकर अपने संवेगात्मक तनाव को दूर करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वेस्लर के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है। तो वेस्लर के अनुसार दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू होती है 130 या इससे अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी विद्वानों का अलग अलग मत होता है दोस्तों, वेस्लर के अनुसार ऐसा है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कारक बालकों में खेल के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है सामाजिक आर्थिक स्तर, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका विकास किस तरह हो रहा है, सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है कि आसपास के लोग और उसका इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो भी डिपेंड करता है, उसके बारे में बोल रहा है, वातावरण कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर बोल रहा है कि ये तीनों जो कारक होते हैं वो तीनों ही प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों जो खेल का विकास होता है बालकों को प्रभावित करने वाला वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। सामाजिक आर्थिक स्तर भी उस पर डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट भी उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। खेल को अगर आसपास के लोग खेल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं तो वहाँ के बच्चे
भी ज़्यादा खेल में रुचि लेंगे और वहाँ का वातावरण ही खेल का होगा, तो बच्चे का खेल का विकास ज़्यादा होगा। तो ये तीनों जो आपके ऑप्शन हैं तीनों ही सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है साक्षात्कार। इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है आपका ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण, प्रदत्त, आमने सामने बैठकर वार्तालाप, डी में है प्राकृतिक आंकड़ा संग्रह विधि। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो साक्षात्कार या इंटरव्यू दिया जाता है वो आमने सामने बैठकर होता है। जो साक्षात्कार लेते हैं वो बैठे रहते हैं और जिसका साक्षात्कार होना रहता है वो दोनों आमने सामने बैठकर प्रश्नों के माध्यम से वार्तालाप किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि द्वारा समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण विकर्षण को मापा जाता है? कैसे आकर्षण हो रहा है और कैसे विकर्षण हो रहा है समूह के सदस्य के बीच, किसके द्वारा मापा जाता है, कौन सी विधि द्वारा, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए है समाजमिति विधि, दूसरा है प्रक्षेपण विधि, तीसरा है प्रश्नावली विधि। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन को बताइए। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से एक कथन सही है, उसको आपका आंसर देना है कि कौन सा कथन सही है। आप ऑप्शन देख रहे होंगे, पहला आपका ऑप्शन है शक्ति अभिप्रेरणा समाज द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा का अर्थ पहले समझ लें। अभिप्रेरणा हुआ जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे। तो शक्ति, ताकत वाली जो प्रेरणा है वो किसी काम को करने के लिए अगर आपको अभिप्रेरित करती है तो समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल सही है, ऐसा समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि आप शक्ति का प्रयोग करें। दूसरा आपका है परिपक्वता और अभिप्रेरणा में कोई संबंध नहीं है। ये भी गलत है। परिपक्वता और जो अभिप्रेरणा है, मैच्योरिटी और कार्य करने की जो प्रेरणा की शक्ति होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है। तो ये भी आपका सही नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन है प्रलोभन बालक में अंतर्नाद संबंधी व्यवहार उत्पन्न करता है। अंतर्नाद हुआ दिल की आवाज़, यानी हृदय की आवाज़, हृदय की पुकार। यानी कि बालक जो है वो प्रलोभन जब मिलता है, उसको कोई चीज़ का लालच मिलता है तो उसका दिल से, उसके अंदर की आत्मा से एक नया व्यवहार करने की प्रेरणा मिल जाती है। तो ये सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रलोभन बालक में अंतर्नाद संबंधी व्यवहार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, छात्र किस विज्ञान का अध्ययन करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है? यहाँ पूछ रहा है छात्र किस विज्ञान का अध्ययन करके, यानी पढ़ाई करके, जानकारी हासिल करके अपने स्वास्थ्य की, अपने हेल्थ की रक्षा करेगा। तो पहला आपका दिया है सैन्य विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा है स्वास्थ्य विज्ञान, चौथा आपका है सामाजिक विज्ञान। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही आराम से आंसर लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य विज्ञान। हेल्थ साइंस हम पढ़ेंगे तभी हम लोग विज्ञान का, अपने स्वास्थ्य का रक्षा कर सकेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के छात्रों को पढ़ाना चाहेंगे? अगर आप शिक्षक हैं तो आप किस तरह के छात्र को पढ़ाना, उसे टीचिंग देना पसंद करेंगे? तो पहला आपका है ऑप्शन सामान्य, दूसरा है सामान्य से नीचे, तीसरा है अधिक होशियार और डी में आपका है उक्त सभी। यहाँ आपसे इस तरह का सवाल पूछकर जानना चाह रहा है कि आपका जो छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति कर्तव्य है, सोच है, वो किस तरह का है, आप किसके लिए समर्पित हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए सभी, क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं हमारे समाज के, इन सारे बच्चों को समाज के, अपने देश के उन्नति के, विकास के काबिल बनाना है और ये कौन कर सकता है? एक शिक्षक। तो इसीलिए सामान्य बच्चे को भी हम पढ़ाना चाहेंगे, सामान्य से नीचे के भी और अधिक होशियार बच्चे को भी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आपके विचार में बालकों की महत्वपूर्ण आदत क्या होनी चाहिए? पहला है परिश्रम, मेहनत करना, दूसरा है विनम्रता, तो बच्चों में विनम्र होना चाहिए, और तीसरा में है दोनों, और डी में है दोनों में से कोई नहीं। तो
बच्चों को क्या होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और विनम्र भी होना चाहिए। विनम्र होंगे तभी काम को अच्छे से हर तरीके से करना पसंद करेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो बालक पाठ्य वस्तु को देर से समझते हैं उनके लिए आप किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। अगर आप शिक्षक हैं तो आप जानते होंगे कि सारे बच्चे एक तरह से किसी भी प्रश्न को, किसी भी चैप्टर, किसी भी बात को नहीं समझते हैं। कुछ बच्चे बहुत देर से समझते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं या आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया, पाठ्य वस्तु को अलग से समझाएंगे, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको, उस बच्चे को अलग से समझाएंगे। आपका दूसरा है, ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चों को ये कहेंगे कि तुम जल्दी नहीं समझ सकते हो इसलिए ट्यूशन ले लो, अलग से पढ़ाई करो। तीसरा आपका है, दंडित करेंगे, या फिर उसे पाठ को नहीं समझ पा रहा है तो उसे हम दंड देंगे। चौथा आपका ऑप्शन है, खेलने का अवसर देंगे, खेलने का मौका उसे हम लोग देंगे। जो बच्चे पढ़ाते समय पाठ्य वस्तु को देर से समझ रहे हैं, उस समय सभी बच्चों के साथ उसे समझ में नहीं आ रहा तो उसे क्या करेंगे, उसी पाठ्य वस्तु को अलग से समझाएंगे। उसी समय फिर नहीं, उसको बाद में समझाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे समझ गए हैं तो क्लास डिस्टर्ब होगा, तो वैसे बच्चे को अलग से उस पाठ्य वस्तु को समझाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य के रूप में बालकों में तर्क शक्ति के विकास हेतु आप क्या व्यवस्था करेंगे। अगर आप प्रधानाचार्य हैं तो बालकों में तर्क शक्ति यानी लॉजिक पावर के डेवलपमेंट हेतु आप क्या व्यवस्था करेंगे। देखिए आपका ऑप्शन दिया गया, प्रार्थना के समय विचार अभिव्यक्ति, जब असेंबली होती है उस समय बच्चों को कहेंगे कि अपने अपने विचार रखें। वाद विवाद प्रतियोगिता करा देंगे, टॉपिक देंगे और वाद विवाद करवाएंगे। प्रश्नोत्तर सभा में भाग लेना। उक्त सभी कौन सा आप कार्य करेंगे तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए, तो हम ये सारे कार्य करेंगे। अगर विचार अभिव्यक्ति की मौका देंगे तो बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होगा। वाद विवाद प्रतियोगिता कराएंगे तो इससे भी होगा, और प्रश्नोत्तर सभा में भाग लेना ये भी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समाज में शिक्षक को सम्मान पाने के लिए आवश्यक है। आज के समाज में शिक्षक का सम्मान पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ आपका एक प्रश्न भी दे दिया गया है कि सम्मान पाने के लिए आवश्यक क्या है। आपका ऑप्शन है, ईमानदारी से अपने दायित्व पूर्ण करना। बी में है सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना। सी में है राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्यता। और डी में है उक्त में से कोई नहीं। तो आपको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे समाज में शिक्षक को सम्मान मिले। तो आपका 4 ऑप्शन मैंने दिखाया। राजनीतिक दल की सक्रियता, तो इससे आपको शिक्षक को सम्मान नहीं मिलता है। सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना, इससे तो मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी मिलता है। उक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका पहला जो ऑप्शन है, ईमानदारी से अपने दायित्व पूर्ण करना, ये आपका सटीक आंसर होगा। आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शिक्षक की अनिवार्य विशेषता है। एक शिक्षक में सबसे ज़रूरी गुण क्या होना चाहिए, वो आपका दिया गया ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्वदेश प्रेम, दूसरा है पारिवारिक प्रतिष्ठा, तीसरा है कठोर परिश्रम और चौथा है सर्वाधिक विषय ज्ञान। क्या सबसे ज़रूरी होना चाहिए, तो एक शिक्षक में सर्वाधिक विषय ज्ञान होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ज़्यादा से ज़्यादा जो विषय का ज्ञान एक शिक्षक में होना चाहिए। तो आंसर आपका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय में आपकी रुचि का कारण है। शिक्षण के लिए आप आ रहे हैं, टीचर बनने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें रुचि का कारण क्या है। पहला आपका दिया गया माता पिता की इच्छा, दूसरा है पढ़ने पढ़ाने में पहले से रुचि, तीसरा है सर्वाधिक अवकाश प्राप्ति, चौथा है विद्यार्थियों से सेवा प्राप्ति। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ने पढ़ाने में पहले से रुचि। नेक्स्ट है, शिक्षक के रूप में अपने शिक्षण में आप क्या सुधार करना चाहेंगे। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षण कार्य के लिए आप क्या सुधार करना चाहेंगे।
आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में है संपूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण व दोहराना। जितना पाठ्यक्रम है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका पढ़ाएंगे और फिर दोहराएंगे। 2 में है ट्यूशन के लिए प्रेरित करना, कि क्लास के बाद फिर से इसको पढ़ना है अलग से, इसके लिए प्रेरित करेंगे। तीसरा है छात्र कार्यों का मूल्यांकन व कक्षा में कार्य कराना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करना और कक्षा में फिर से उस पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य कराना। और चौथा आपका सर्वाधिक फीस वसूल करना। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, छात्र कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और कक्षा में कार्य कराएंगे। कितना छात्र सीखे हैं, क्या सीखे हैं उसका मूल्यांकन करेंगे और उसके अनुसार कक्षा में फिर छात्रों से कार्य कराएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षा की वर्तमान पद्धति में क्या दोष है। शिक्षा की जो भी वर्तमान स्थिति है, पद्धति है, पढ़ाने का तरीका, उसमें क्या कमी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा का व्यवसायीकरण की ओर होना, दूसरा है दूषित परीक्षा प्रणाली, और तीसरा है ट्यूशनों को प्रोत्साहित करना, और डी में है उक्त सभी। तो अभी की जो शिक्षा प्रचलित है पद्धति उसमें ये सारे दोष हैं कि शिक्षा को एक व्यवसाय का रूप दे दिया गया है और परीक्षा प्रणाली भी सही नहीं है, और ट्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा बीमारी है। मुझे तो लगता है ये एक तरह का डिजीज़ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो ट्यूशन को जो प्रोत्साहित करना है ये भी दोष है। तो होगा दोस्तों उक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस प्रकार की शिक्षा का विकास अधिक हुआ। आपका ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा आपका हो गया, बी में है माध्यमिक शिक्षा, सी है उच्च शिक्षा, और डी हो गया आपका उक्त सभी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले शिक्षा की स्थिति भारत में अच्छी नहीं थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था। तो यहाँ की भारत की सरकार ने शिक्षा के विकास के हर पहलू पे ध्यान दिया और प्राथमिक शिक्षा का भी विकास हुआ, माध्यमिक शिक्षा का भी, उच्च शिक्षा का भी और उक्त। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट है अध्यापक बनने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में आपका विचार है। जो अध्यापक बन रहे हैं उसका शिक्षक प्रशिक्षण है उसके संबंध में आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, यह अति आवश्यक है, व्यर्थ है, समय धन का अपव्यय है, बेरोजगारों को परेशान करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह अति आवश्यक है। अगर हम शिक्षक को प्रशिक्षण देते हैं, पढ़ाने के तौर तरीके बताते हैं, उसमें नए नए जो अभी जो शिक्षण में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं उन सबको समाहित करने के लिए हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण अध्यापक को देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आंसर हो जाएगा यह अति आवश्यक है, ताकि शिक्षा में नए नए प्रयोग किए जा सकें और बच्चे उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। नेक्स्ट है अनुकरणीय आदर्श शिक्षक कौन है। एक आदर्श शिक्षक जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो, यानी कि अनुकरणीय मतलब आपके व्यवहार को दूसरे लोग भी अपने व्यवहार में शामिल करें तो वह अनुकरणीय हो जाएगा। तो अनुकरणीय आदर्श शिक्षक कौन है। आपका ऑप्शन है विषय का संपूर्ण ज्ञाता, बी है आदर्श चरित्रवान, सी है छात्र हित के लिए प्रतिबद्ध, और डी है उक्त सभी। तो आपका आंसर होना चाहिए जो दोस्तों ये सारे गुण एक आदर्श शिक्षक में होना चाहिए कि विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको उस विषय की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। चरित्र आपका आदर्श चरित्र होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और सबसे पहले आपको छात्र हित के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। छात्र हित के लिए जो भी कार्य हो वो करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा में दर्शन का क्या महत्व है। आपका ऑप्शन है विद्यालय के कार्य संचालन में सुविधा, बी है छात्रों को समझने का आधार, सी है शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक, और डी में है आपका पुस्तकों का चयन करने में सुविधा। भारतीय शिक्षा में ये दर्शन का महत्व पूछा जा रहा है। यहाँ दर्शन का क्या महत्व है उसके बारे में आपसे जानकारी मांगी जा रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक होता है हमारा दर्शन। नेक्स्ट है आपकी दृष्टि में किस दर्शन को शिक्षा का आधार बनाया जाना चाहिए।
ए है भारतीय दर्शन, बी है पाश्चात्य दर्शन, सी है दोनों ही दर्शन, डी में है दोनों में से कोई नहीं। तो आपके विचार में क्या सही है? तो भारतीय दर्शन भी सही है और पाश्चात्य दर्शन भी सही है। दोनों को लेकर चलेंगे तो आधुनिक काल में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग, हमारी दृष्टि में जो शिक्षा का दर्शन होना चाहिए वो होना चाहिए दोनों ही दर्शन, इसमें समाहित होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने मिलके आज CDP का 30 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा और उसके आधार पे हम लोगों ने बेसिक को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है और हर टर्म को मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन दे तो जो शब्दों का जाल है उसमें ना फंसें, और उसको अगर आप समझ रखते हैं शब्दों को तो आराम से CDP को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी दे। और हमारे जो चैनल पे आज पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। मॉडल प्रैक्टिस सेट भी इसका चल रहा है तो कोशिश करेंगे अगले सेशन में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। 6 तक करवा चुके हैं, 7वां करेंगे हम लोग। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।